हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित एडू इंडिया बाय रोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान का। हमने चैप्टर उठाया है यूनिट इकाई, इनके मात्रकों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसे बात करते हैं कि मात्रक क्या होते हैं। तो मात्रक मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी है। जैसे किसी भौतिक राशि नहीं, यहाँ पर किसी राशि को जिसमें हम मापते हैं उन्हें मात्रक कहते हैं। या जो राशियाँ होती हैं जो उनको मापने के जो मानक होते हैं उन्हीं को हम मात्रक के रूप में मात्रक कहा जाता है उनको। ठीक है। तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। यदि बात करें कि एक होते हैं मूल मात्रक और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे होते हैं जो जिनका एक ही मात्रक होता है, और जो उत्पन्न मात्रक के रूप में जाने जाते हैं वो मूल मात्रकों से ही मिलकर दो या दो से अधिक मात्रकों के मिलने से जो बनते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मूल मात्रक की बात करें तो मूल मात्रक जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक, और जो दूसरे होते हैं उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। तो एक होते हैं मूल मात्रक और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की बात करें तो जैसे बात करते हैं, मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिया है कि उदाहरण है लंबाई। ठीक है। तो लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, और दूसरी बात लंबाई को मीटर में मापते हैं, और इसको जो यूनिट होता है इसे हम एम से डिनोट करते हैं। जो स्मॉल एम होता है इसी में हम मीटर को मापते हैं। ठीक है। बात करते हैं, जैसे ये हो गया मूल मात्रक, जैसे कि लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, और व्युत्पन्न मात्रक में इनमें दोनों में अंतर क्या है? इनमें अंतर ये है कि जैसे लंबाई को मीटर में मापते हैं, और यदि बात करें कि क्षेत्रफल, यदि आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। अब लंबाई को भी हम जैसे बात करें कि लंबाई को भी हम मीटर में ही मापते हैं और चौड़ाई को भी हम मीटर में ही मापते हैं। तो मीटर को हम दो बार ले लिए हैं, इसलिए इसे कहते हैं मीटर स्क्वायर। तो इसी को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जब दो या दो से अधिक मात्रकों को मिलाकर हम उसको मापते हैं तो उसे हम व्युत्पन्न मात्रक के रूप में पढ़ते हैं। और मूल मात्रक जो होते हैं उनमें केवल एक ही यूनिट होता है। जैसे लंबाई को हम मापते हैं तो मीटर में ही मापते हैं। और बात करें क्षेत्रफल हो गया तो इसमें लंबाई चौड़ाई दो को जब मापते हैं तो मीटर गुणा मीटर दो हो जाता है, इसलिए इसे मीटर स्क्वायर कहते हैं। तो इस प्रकार से जो भी यूनिट होते हैं उनको हम व्युत्पन्न मात्रक के रूप में रख लेते हैं। जैसे मूल मात्रक में केवल एक होता है, और व्युत्पन्न मात्रक में दो या दो से अधिक मात्रकों को मिलाकर बनाए जाते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ये हो गया अंतर। बात करें कुछ पद्धतियाँ होती हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे एक है एपीएस पद्धति, और दूसरी सीजीएस, एसआई और एमकेएस। ये जो पद्धतियाँ होती हैं इन्हीं के द्वारा जो है ये यूनिट या मात्रकों को मापा जाता है। बात करें जो एपीएस पद्धति है, इसमें बात करें तो दूरी को फुट में मापते हैं, वजन को पाउंड में, और समय को सेकंड में। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि दूरी, वजन और समय, इन तीनों को नीचे लिखा हुआ है, उसी हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। तो एपीएस अगर इसको खोलेंगे तो एफ से हो जाता है फुट, तो दूरी को मापते हैं फुट में, और पी से हो गया पाउंड, तो पाउंड में हम मापते हैं वजन को। जो एपीएस पद्धति है इसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो एस है, ऐसे सेकंड होता है, सेकंड मतलब समय को सेकंड में मापते हैं। अब जो सीजीएस पद्धति है, अगली पद्धति सीजीएस की बात करें तो सी से होता है सेंटी। ठीक है। तो सीजीएस पद्धति में हम दूरी को मापते हैं सेंटीमीटर में, और जो जी से हो गया ग्राम। ठीक है। तो ग्राम जो वजन है उसको हम ग्राम में मापते हैं। और बात करें एच से हो गया सेकंड, तो सेकंड तो चारों पद्धतियों में सेम ही है, और बाकी इधर जो है वो थोड़े अलग हैं, तो उनको हम बारी बारी से पढ़ रहे हैं। तो सीजीएस में हो गया जो दूरी है उसको सेंटीमीटर में मापते हैं, और वजन जो है उसको ग्राम में, और एस से हो गया सेकंड, तो समय को हम सेकंड में मापते हैं। तो चार पद्धतियाँ हैं, चारों अलग अलग हैं। अब एसआई पद्धति और एमकेएस पद्धति ये दोनों सेम ही हैं। बात करें एसआई पद्धति की
तो एसआई पद्धति में जो दूरी होती है उसको मापते हैं मीटर में। और जो बात करें कि जैसे वजन हो गया तो वजन को मापते हैं हम किलोग्राम में। और बात करें कि समय को, तो समय को मापते हैं सेकंड में। तो इस प्रकार जो अधिकतर देखा जाए तो 1960 के दशक से बात करें तो 1960 में एक बैठक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक हुई थी, जिसके माध्यम से ये बात हुई थी कि जो जितने भी मात्रक हैं, अब अधिकतर अगर बात की जाए तो दुनिया में अधिकतर देश जो हैं वो एसआई यूनिट में ही मापन किया जाता है, जितने भी मात्रक हैं। ठीक है, तो अधिकतर देखा जाए तो हर देश जो है वो एसआई पद्धति को ही फॉलो करता है। अब बात करते हैं एमकेएस पद्धति। जो एमकेएस पद्धति है, एम से हो गया इसका मीटर। ठीक है, जो दूरी है एमकेएस पद्धति में उसको मीटर में मापते हैं। और बात करें कि जो इसको फुल फॉर्म में अगर खोल लेते हैं उससे ही पता लग जाता है। तो जो के है, के से मतलब हो गया किलोग्राम, तो वजन को मापते हैं एमकेएस पद्धति में किलोग्राम में। और एस हो गया, एस से सेकंड, तो समय को हम सेकंड में मापते हैं। बात करें कि एमकेएस और एसआई पद्धति दोनों ऐसी हैं कि दोनों का लगभग सेम ही है। ठीक है, तो बात करें एमकेएस और एसआई की तो दूरी को दोनों को मीटर में ही मापते हैं। और बात करें वजन की तो वजन को भी दोनों में किलोग्राम में ही मापते हैं। और समय को दोनों को सेकंड में ही मापते हैं। तो लेकिन बात करें जो एसआई पद्धति है इसको ही अधिकतर जो है देश फॉलो करते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो यूनिट है हमारे, उनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अन्य मात्रक लिखे हैं और पहले पढ़ते हैं हम एसआई यूनिट। जो एसआई यूनिट है इसकी बात करें तो एसआई यूनिट में 7 मात्रक जो हैं उनको मूल मात्रक के रूप में वर्णित किया गया है। तो पहला हो गया लंबाई। ठीक है, लंबाई को हम मापते हैं मीटर में। और इसका जो सिंबल है वो हो गया एम। जो सिंबल होते हैं ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो लंबाई को हम मापते हैं मीटर में और इसका सिंबल है स्मॉल एम। नंबर 2 है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में। ठीक है, और इसका सिंबल है स्मॉल केजी लिखा हुआ है। तो इसका जो सिंबल है वो हो गया केजी और द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में। नेक्स्ट है हमारा समय को हम मापते हैं सेकंड में और ये स्मॉल एस है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम मापते हैं जिसे कहते हैं लाइट करंट। तो विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में। और एम्पियर का जो ए है एक कैपिटल ए है, इसका ये सिंबल है। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट है ताप, जिसे टेम्परेचर कहा जाता है। तो टेम्परेचर को हम मापते हैं केल्विन में। केल्विन में हम मापते हैं, जैसे यदि बात करें तो टेम्परेचर के 3 मीटर होते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस होता है और केल्विन। लेकिन एसआई पद्धति में यदि बात करें तो एसआई पद्धति में केल्विन होता है और केल्विन को हम कैसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की यदि बात करें तो सेम कैंडला में मापते हैं और इसका मात्रक जो होता है, ये सभी मात्रक हैं। ठीक है, ये यूनिट्स हैं और इनके मात्रक हैं। तो ज्योति तीव्रता को कैंडला में मापते हैं और इसको स्मॉल CD करके लिखा हुआ है। तो CD मतलब कैंडला, तो इसका ये सिंबल है। और ज्योति तीव्रता को हम कैंडला में मापते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट तो पदार्थ की मात्रा। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और पूछे भी जाते हैं। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है उसे हम मोल कहते हैं, मोल, और इसको MOL से सिंबल है इसका। नेक्स्ट ये 7 जो हैं ये तो हो गए एसआई यूनिट के मूल मात्रक जो हैं इनको कहा जाता है। अब बात करते हैं 2 अलग से लिए हमने, उनको भी पढ़ लेते हैं। तो समतल कोण, ये जो समतल कोण होता है, जैसे बात करें 2 कॉर्नर हो गए। यदि कोई रूम है तो रूम में 2 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर 2 कॉर्नर होते हैं उसे हम कहते हैं, जो जहाँ पर 2 कॉर्नर होते हैं वहाँ पर उसका हो जाता है समतल कोण। इसे ही हम समतल कोण कहते हैं और इसका मात्रक हो गया रेडियन, जिसे हम RAD से डिनोट करते हैं और इसका सिंबल है। नेक्स्ट है हमारा ठोस कोण। यदि बात करें जहाँ पर होते हैं, जैसे रूम में 2 कॉर्नर हो गए तो हो जाता है रेडियन, मतलब समतल कोण हो जाता है और उसका मात्रक हो जाता है रेडियन। और जहाँ पर हो जाते हैं 3 कॉर्नर, जहाँ पर 3 कॉर्नर हो जाते हैं वहाँ पर हो जाता है जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं ठोस कोण, और ठोस कोण का हो जाता है मात्रक स्टेरेडियन।
तो इसे हम एस आर से, जो स्मॉल एस आर हो गया, इसे हम डिनोट करते हैं और इसका ये सिंबल है। तो अब ये हमने पढ़ लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लंबाई को मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, और समतल कोण को रेडियन में, ठोस कोण को स्टेरेडियन में हम मापते हैं, अर्थात ये सभी मात्रक हैं इसके। अब हम पढ़ लेते हैं अन्य मात्रक। जो अन्य मात्रक हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ लेते हैं। जो पहले हम एक बात बता दूं, जो एसआई पद्धति है इसकी बात करें तो इसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, और बाकी तो हम बात कर ही चुके हैं इसके बारे में। तो अब हम पढ़ लेते हैं अन्य मात्रक के रूप में। जैसे बात करें बल, बल का अगर पूछा जाए, ये हो गई यूनिट, यूनिट, और इधर हो गए मात्रक, ठीक है, ये हो गए यूनिट और ये हो गए इनके मात्रक। अब हम पढ़ते हैं बल की बात करें तो बल का एसआई यूनिट हो जाएगा एसआई मात्रक, ठीक है। तो एसआई मात्रक जो होते हैं इनके, उनको हम पढ़ने वाले हैं। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन, ठीक है। तो पूछा जाए कि बल का मात्रक कौन होता है, तो न्यूटन। आवृत्ति की बात करें, जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो आपने यदि जो बात करें, जो ईयरफोन होती है, जैसे कि जब हम सुनते हैं एफएम सुनते हैं, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है जैसे 94.3 या इस प्रकार से होती है, उसी को हम कहते हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति जो जिसको हम मापते हैं हर्ट्ज में, हर्ट्ज में, ठीक है। तो आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं, इसे HZ से डिनोट करते हैं। और बात करें दाब, जो प्रेशर होता है इसकी बात करें तो दाब को मापते हैं, दाब को पास्कल में। ये सभी इसके एसआई यूनिट्स की बात हम कर रहे हैं। पूछा जाए कि बल का मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन, आवृत्ति का एसआई यूनिट तो हर्ट्ज, दाब का तो पास्कल। अब शक्ति की बात करें तो होता है वाट, वाट, ठीक है। तो शक्ति को वाट होता है, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जैसे कार्य हो गया, ये ऊर्जा हो गई। कार्य ये ऊर्जा जो होती, इनका दोनों का मात्रक एक ही होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है या ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है, तो दोनों का एक ही होता है, जिसे हम कहते हैं जूल। जूल होता है इन दोनों का एसआई मात्रक। नेक्स्ट है हमारा पृष्ठ तनाव। यदि पृष्ठ तनाव की बात करें तो पृष्ठ तनाव को मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड होता है इनका मात्रक पृष्ठ तनाव का, जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। विद्युत आवेश की बात करें तो विद्युत आवेश का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलाम। कूलाम जो होता है वो विद्युत आवेश का मात्रक होता है। अब विभवांतर की बात करें, विभवांतर जो वोल्ट मीटर होता है, जिसे वोल्ट मीटर भी कहते हैं, तो विभवांतर को हम मापते हैं, इसका एसआई मात्रा है वोल्ट, इसे वोल्ट के रूप में हम मापते हैं। तो और आगे हम पढ़ते हैं जो विद्युत प्रतिरोध होता है, तो इसका मात्रक होता है विद्युत प्रतिरोध का ओम। ओम जो होता है इसे हम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। तरंग दैर्घ्य इसकी बात करें तो तरंग दैर्घ्य जो होता है इसका मात्रक एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो होता है वो तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। और आगे हम बात करते हैं, आगे यदि हम बात करें तो ध्वनि की तीव्रता को हम किस में मापते हैं। पूछा जाएगा हमसे कि ध्वनि की तीव्रता को हम किस में मापते हैं या इसका कौन सा मात्रक होता है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता को हम मापते हैं, बात करें तो डेसिबल में, डेसिबल। डेसिबल जो होता है उसे ही हम डीबी भी लिख लेते हैं, डीबी, तो डेसिबल। तो ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। लेंस की क्षमता अगर पूछा जाए आपसे तो इसे मापते हैं डायोप्टर में। डायोप्टर जो होता है, जो लेंस होते हैं, जैसे बात करें चश्मे में जो भी लेंस होते हैं, या उत्तल लेंस या अवतल लेंस या जो भी होते हैं, तो लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं। ओजोन परत की मोटाई,
हालांकि हम ओजोन परत वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था पर्यावरण में, उसमें भी हम बात कर चुके थे। तो ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं, बात करें तो ओजोन परत को मापते हैं हम डॉप्सन में। जो डॉप्सन यूनिट होती है, डॉप्सन में हम मापते हैं ओजोन परत की मोटाई को। और एक होता है सयांता, जिसे हम सयांता की बात करें तो सयांता की जो मात्रक होता है वो होता है पॉइज। ठीक है, तो पॉइज होता है जो, अब हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अन्य मात्रक की बात करें तो ये साले ये जितने भी हैं ये हो गए यूनिट, और इधर वाले जो हैं ये सभी हैं मात्रक। बल का मात्रक न्यूटन, आवृत्ति का हर्ट्ज, दाब का पास्कल, शक्ति का वाट, कार्य एवं ऊर्जा का जूल, पृष्ठ तनाव का मीटर प्रति सेकंड। विद्युत आवेश की बात करें तो विद्युत आवेश का हो जाता है कूलाम, विभवांतर का हो गया वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध का हो गया ओम, तरंग दैर्ध्य का हो गया एंगस्ट्रॉम, ध्वनि की तीव्रता का हो गया डेसिबल, लेंस की क्षमता का डायोप्टर। ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं डॉप्सन में, और सयांता का पॉइल। अब हम बढ़ते हैं आगे। यदि हम बात करें अब तो नेक्स्ट है हमारा एक बैरल। इसमें ये पूछा जाता है कि जो कच्चे माल होते हैं जो ट्रांसपोर्ट आयात या निर्यात किए जाते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं तो एक बैरल में होता है 159 लीटर, 159 लीटर। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि जो देश स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर जो भी तेल का आयात या निर्यात होता है, जो तरल पदार्थ होते हैं, तो उनको बैरल, उनकी जो यूनिट होती है उसे हम बैरल के रूप में बैरल के रूप में मापते हैं। तो एक बैरल में जो होता है 159 लीटर होता है। जो जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल या अन्य चीज़ें होती हैं, उनको हम बैरल में ही मापते हैं। और एक बैरल में होता है 159 लीटर। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। ये जो प्रकाश वर्ष होता है ये दूरी के मात्रक होते हैं, और जो पार्सेक है ये भी दूरी का मात्रक है। तो जो बहुत ही अधिक दूरी मापते हैं तो प्रकाश वर्ष एवं पार्सेक में मापते हैं। तो बात करते हैं एक प्रकाश वर्ष। इसका होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। ये होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। और यदि किलोग्राम में इसको किलोमीटर में यदि डिनोट करें इसको, तो हो जाता है 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से भी इसको पढ़ सकते हैं। ये हो गई मीटर वाली यूनिट और ये हो गई किलोमीटर वाली यूनिट। अब बात करते हैं एक पार्सेक बराबर। तो एक पार्सेक जो पार्सेक होता है ये प्रकाश वर्ष से भी लगभग 3.5 गुना बड़ा होता है। तो मतलब अगर पूछा जाए कि दूरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी यूनिट होती है पार्सेक। तो पार्सेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो आप समझ सकते हैं कि 3 गुना से भी अधिक जो मतलब दूरी मापने का मात्रक है पार्सेक, एक प्रकाश वर्ष से 3 गुना से भी अधिक बड़ा होता है। अब बात करते हैं आगे, जो जिसे बात करते हैं नॉटिकल मील। अब ये नॉटिकल मील क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं। जो एक तरफ मैंने इधर लिख दिया मील को भी समझते हैं और नॉटिकल मील को भी समझते हैं। जो स्थलीय दूरी होती है, स्थल में जब हम दूरी को मापते हैं तो मीटर का प्रयोग करते हैं या किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो मील जो होता है, मील में होता है 1.6 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 1600 मीटर इसमें होता है। अगर हम इसको तोड़ते हैं ये हो गया 1.6 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछा जाए तो इसको तोड़ते हैं तो लगभग 1600 मीटर ये होता है। इसमें एक मील में लगभग 1600 मीटर होता है। और यदि बात करें वैसे तो 1.6 ये होता है किलोमीटर में।
लगभग 1.5 गुना से थोड़ा अधिक होता है 1 मील में किलोमीटर, और मीटर में तो 1 मील में होता है, ये यहाँ पर लिख लेते हैं 1 मील, तो 1 मील में लगभग 1600 मीटर होता है। अब बात करते हैं नॉटिकल मील। इन नॉटिकल मील क्या होता है, तो जो समुद्री दूरी को जो जब हम मापते हैं समुद्र में, तो जैसे जहाज़ों पे दूरी, जब हम जहाज़ पे कहीं यात्रा करने जाते हैं या जहाज़, तो जहाज़ों में जो या समुद्री दूरी जो भी मापते हैं तो उसको नॉटिकल मील के द्वारा ही मापा जाता है। और नॉटिकल मील जो होता है वो मील से बड़ा होता है। तो नॉटिकल मील में कितना होता है 1.852 मीटर, ठीक है, तो इतना होता है 1.852, लगभग 2 किलोमीटर से थोड़ा कम, ठीक है, तो लगभग 2 किलोमीटर से थोड़ा कम होता है और नॉटिकल मील। अब बात करते हैं एक नॉटिकल मील में इतना ही होता है 1.852 मीटर। अब बात करते हैं आगे, जो हमारा आगे लिखा हुआ है उनको पढ़ लेते हैं। न्यूटन, जो एक न्यूटन पूछा है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो होता है 10 की पावर 5 डाइन। ये ऐसे भी फिक्स रेशियो वाले होते हैं, तो इनको हम ऐसे ही याद कर सकते हैं। पूछा जाए कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, और किलोमीटर में तो 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। और जो ऊपर हमने पढ़ा है जैसे 1 बैरल बराबर, तो ये डायरेक्ट हमसे पूछा जा सकता है कि 1 बैरल में कितने लीटर होता है, तो 159 अर्थात 159 लीटर। और 1 पारसेक बराबर तो 3.26 प्रकाश वर्ष, और नॉटिकल मील बराबर तो 1.852 मीटर, और मील अगर आपसे 1 मील पूछा गया तो 1.6 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं जो पूछा गया 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है, तो 10 की पावर 5 डाइन होता है 1 न्यूटन बराबर। पूछा जाए कि 1 जूल बराबर कितना होता है, ये जूल जो है कार्य एवं ऊर्जा की जो मात्रक है, उसे जूल, जो कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है उसे जूल में डिनोट करते हैं। तो 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है, तो इसे 10 की पावर 7 अर्ग होता है 1 जूल बराबर। 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, तो होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, तो इतना होता है 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ये डायरेक्ट फिक्स रेशियो वाले प्रश्न हो सकते हैं कि पूछा जाएगा 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको और उसमें से ए ऑप्शन भी रखा होगा। और पूछा गया कि 1 जूल बराबर कितना होगा, तो ए ऑप्शन ज़रूर रखा होगा, और इनमें से मतलब एक ऑप्शन जो दिया गया है सही आंसर वो तो होगा ही, और 3 ऑप्शन और भी हो सकते हैं। तो आपको यदि पता होगा तो बहुत ही अच्छे से कर लेंगे आप। नेक्स्ट है हमारा एक अश्व शक्ति, मतलब इसे हमने इंग्लिश में भी लिखा है हॉर्स पावर, जिसे हॉर्स पावर कहा जाता है। तो हॉर्स मीन्स अश्व एवं पावर मीन्स शक्ति, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति बराबर। और पूछा जाए कि एक खगोलीय दूरी कितना, मतलब एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है, तो एक खगोलीय दूरी पहले इसको समझ लेते हैं कि है क्या। जो खगोलीय दूरी होती है वो होती है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है, सूर्य एवं पृथ्वी की बीच की जो औसत दूरी होती है उसे हम कहते हैं एक खगोलीय दूरी। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हालांकि मैं इसे जो मैंने पर्यावरण की मैराथन डाली थी उसमें भी इस क्वेश्चन को पढ़ाया था, और शायद मैंने जो पृथ्वी की गतियाँ वाली एक भूगोल में वीडियो डाली थी उसमें भी बहुत ही अच्छे से मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर भी हम पढ़ लेते हैं। तो सूर्य एवं पृथ्वी की जो न्यूनतम एवं अधिकतम और औसत तीनों को ही पढ़ लेते हैं। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है उसे कहते हैं 14 करोड़ 70 लाख, ठीक है, 14 करोड़ 70 लाख होती है, ये सबसे न्यूनतम हो गई। और बात करें सबसे अधिकतम जो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी होती है तो 15 करोड़ 21 लाख, ठीक है, 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर हो गई अधिकतम दूरी। अब इन दोनों का जो औसतन होती है उसे ही कहा जाता है एक खगोलीय दूरी, ठीक है। तो कितनी होती है 14 करोड़ 98 लाख, 14 करोड़ 98 लाख, इसे ही कहा जाता है एक खगोलीय दूरी। तो पूछा जाएगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को
ही एक खगोलीय दूरी के रूप में कहा जाता है। और कितनी है? तो 14,98,00,000। अब हम पढ़ लेते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट है इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि एक वायुमंडलीय दाब क्या होता है, और एक वायुमंडलीय दाब, और दूसरी बात करें कि एक फेदोमीटर। तो एक वायुमंडलीय दाब और एक फेदोमीटर, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे बात करें वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडलीय दाब होता है कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, या एक फेदोमीटर बराबर कितना होता है, तो उसको हम समझ लेते हैं। एक वायुमंडलीय दाब अगर आपसे पूछा जाए तो होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, आपको पता है कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं, जो पास्कल होता है दाब की इकाई होती है। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ये डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। और ये एक फेदोमीटर बराबर होता है, जो पहले बात कर लें फैदम। ये फैदम कहाँ से बना? ये फेदोमीटर जो होता है, फेदोमीटर, ठीक है, जो फेदोमीटर होता है समुद्र के अंदर जो भी वस्तुएं समुद्र के अंदर की गहराई को यदि मापते हैं तो उसे हम फेदोमीटर से मापते हैं। तो वहीं से बना है फैदम। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। 6 फीट के बराबर होता है एक फैदम। और अब हम ऊपर जो मैंने लिखा है उसको पहले पढ़ लेते हैं। यदि बात करें जो रडार क्या होता है, सोनार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, दोनों ही इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि रडार क्या होता है। जैसे रडार है, ठीक है, तो रडार से, जैसे हो गया रडार, रडार से जब रडार हो गया, ठीक है, रडार से जब सूक्ष्म तरंगे छोड़ी जाती हैं स्थल, या तो स्थल या फिर वायु में, ठीक है, स्थल या वायु में जब कोई भी वस्तु खो जाती है तो उसको पता करने के लिए रडार से सूक्ष्म तरंगे छोड़ी जाती हैं, और इसके द्वारा आभास किया जाता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पर है। तो उसके माध्यम से रडार से पता किया जाता है, जो कोई भी वस्तु होती है उसके बारे में रडार से हम पता कर सकते हैं। कोई भी चीज़ वायु में उड़ रही है या फिर स्थल पर कोई भी वस्तु को जब हमें पता करना होता है तो हम रडार का प्रयोग करते हैं। तो इसे कहते हैं रडार। और बात करें सोनार क्या होता है, जैसे ये जलीय स्तर है, ठीक है, इस हो गया समुद्र, समुद्र है, और यहाँ पर एक चल रहा है जहाज, ठीक है, इस प्रकार से ये चल रहा है जहाज। जब जहाज ये चल रहा है, अब इससे तरंगे छोड़ी जाती हैं। जब समुद्र के अंदर तरंगे कोई छोड़ी जाती हैं तो उसके माध्यम में अब जो सोनार होता है, जैसे सोनार जो होता है, जहाज में जो तरंगे होती हैं, सोनार के माध्यम से जब तरंगे समुद्र के अंदर कोई भी वस्तु को पता किया जाता है कि समुद्र के अंदर कोई भी वस्तु खो जाती है, तो उसको पता करने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। और सोनार में प्रयोग करने के लिए जो तरंगे छोड़ी जाती हैं वो होती हैं अपसरब तरंगे। अपसरब तरंगे, अपसरब जो तरंगे होती हैं, अब इनकी बात करें, अपसरब तरंगे जो होती हैं लगभग इनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से इनकी जो आवृत्ति होती है वो अधिक होती है। 20,000 से लेकर लगभग 2 लाख हर्ट्ज के बीच जो है बात करें, जो अपसरब तरंगी होती है इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। मनुष्य जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो आवृत्ति होती है, 20,000 हर्ट्ज से बात करें तो जैसे 3 तरह की तरंगें होती हैं। एक होती है 0 से लेकर 20 तक, 20 हर्ट्ज तक होती हैं अपसरब तरंगे। इनको भी मनुष्य नहीं सुन सकता, चूहा बिल्ली कुत्ते जो होते हैं इनको सुन सकते हैं। और बात करें 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होती हैं, सॉरी, जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, इन्हें हम कहते हैं श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे के रूप में जाना जाता है। जो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं, ये होती हैं श्रव्य तरंगे, जिनको मनुष्य सुन सकते हैं। और जो 20 से नीचे की होती हैं उनको मनुष्य नहीं सुन सकते। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं उनको कहते हैं अपसरब तरंगे। और यही तरंगे जो हैं सोनार यंत्र से छोड़ी जाती हैं। और ये जो जहाज वगैरह होते हैं समुद्र में, उनके माध्यम से जब समुद्र के अंदर छोड़ी जाती हैं तो किसी भी खोई हुई वस्तु का पता किया जाता है इन्हीं अपसरब तरंगों के माध्यम से। अब हम बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। हालांकि एक बार हम इतना रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि बहुत ही अच्छे से समझ में आए। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष।
एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। और यदि किलोमीटर में बात करें तो हो जाता है 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। अब हम पारसेक के बारे में पढ़ लेते हैं। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 मीटर। और यदि मील की बात करें तो 1.6 किलोमीटर के रूप में रखते हैं। और बात करें एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। एक जूल के बराबर तो 10 की पावर 7 अर्ग होता है। एक किलोवाट घंटा 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। और आगे बढ़ते हैं तो जो एक अश्व शक्ति है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। और एक खगोलीय दूरी जो होती है वो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को कहा जाता है, जो कितनी है तो 14 करोड़ 98 लाख। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं जो हमने निकाले हैं न्यूमेरिकल। इनसे भी प्रश्न बाई चांस पूछे जा सकते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या होते हैं उनको हम समझ लेते हैं। जैसे आपको दिया जाएगा कि 10 की पावर 3, इस प्रकार से पूछा है कि इसको हम जो न्यूमेरिकल पद्धति है इसमें हम क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम एक लेते हैं, ठीक है, एक जो ऐसा है इसका एक कांस्टेंट होता है। इसमें जब हम 3 जीरो लगाते हैं तो ये हो जाता है, जैसे 1 ग्राम है, ठीक है, ये 1 ग्राम हो गया। अब जब हम इसमें 3 जीरो लगाते हैं तो ये हो जाता है 1 किलोग्राम। और यहीं से स्टार्ट करना है हमको। तो 1 किलोग्राम, जैसे ग्राम में 1 किलोग्राम, या मीटर में पढ़ते हैं तो 1000 मीटर हो जाता है, उस प्रकार से। तो 1 किलो जैसे 1 किलोग्राम होता है तो 1 किलोग्राम में बात करें तो 1000 मीटर होते हैं, सॉरी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और 1000 ग्राम में यदि बात करें तो इसको हम 10 की पावर 3 से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो लगे हुए हैं। 1 किलोग्राम को 10 की पावर 3 और इधर लिखा हुआ है 10 की पावर 3। अब इसे डिनोट करते हैं कैसे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पद्धति वाले जो हैं पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये चैप्टर उठाया। बात करें अगर आपको याद करना हो तो एक तरीका है, मैं आपको बता दूं। जैसे आप डेटा जो है डेली यूज करते हैं तो डेटा के माध्यम से ही हम इसको पढ़ लेते हैं। जैसे डेटा की अगर यूनिट बात करें तो सबसे छोटी यूनिट जो होती है बिट्स होती है। हालांकि आपको जो डेटा होता है उसको सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसे बिट्स कहते हैं। और जो बिट्स होती है वो उसके माध्यम से बनता है बाइट। बाइट जो होता है उसके बाद बनता है किलोबाइट। जैसे एक बाइट हो गया, एक उसके बाद बनता है केबी। आपने सुना होगा कि 0 केबी या जितनी भी स्पीड आती है फ़ोन में तो उसको कहते हैं केबी। अब केबी को हम कहते हैं किलोबाइट, ठीक है। तो केबी जो होती है, केबी बनाती है एमबी। एमबी इसके बाद इसको कहते हैं, केबी को कहते हैं एमबी। अब एमबी को कहते हैं मेगाबाइट, ठीक है। मेगाबाइट इसके माध्यम से कहते हैं एमबी हो गई। तो 1024 एमबी होने के बाद हो जाता है जीबी, तो जीबी हो जाता है। इसे कहते हैं गीगा, जीबी को कहते हैं गीगाबाइट। तो इसके माध्यम से भी हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जो एक केबी होती है, ठीक है, केबी 1024 केबी होने पर बनता है एक एमबी। एमबी इसके बाद देखो मैं आपसे समझा दूँ तो केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट। उसी प्रकार से जब 1024 जीबी हो जाता है, जीबी को हो जाता है तो इसे कहते हैं टेराबाइट, ठीक है, टेरा। तो इसके माध्यम से भी याद कर सकते हैं इसको, ऊपर वालों को, नीचे तो हम याद ही कर लेंगे। फिर से समझ लेते हैं। एक केबी जो होता है, जीरो हम डेटा के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक केबी जो होता है, केबी को हम पढ़ते हैं 1024 केबी जो होती है वो बन जाती है एमबी, ठीक है, एक एमबी। और एक एमबी में होता है 1024 केबी। इसके बाद 1024 एमबी जो होती है वो जीबी में बन जाती है, फिर जीबी टेराबाइट में बन जाती है। तो 1 किलोबाइट बराबर, किलो जो होता है किलो में होते हैं 3 जीरो, ठीक है। और मेगा जो हो गया, मेगा में हो गए 3 और 3 6 जीरो। तो इसको कहते हैं 10 की पावर 6। 1 किलो में 3 जीरो और मेगा में हो जाते हैं 6 जीरो, जिसे मेगा को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। गीगा को हम 3 3 6 और 3 9 जीरो, तो गीगा में हो जाते हैं 10 की पावर 9 जीरो। और टेराबाइट जो टेरा होता है, चाहे बाइट में ले लो, चाहे इसमें इसको किसी में भी ले लो, चाहे किलोग्राम में ले लो या फिर
मीटर में ले लो, उस प्रकार से भी हम इसको याद कर सकते हैं। तो इसके बाद 3 बढ़ते चले जाते हैं, इसमें 12 तक हैं। तो किलो में 3 जीरो, मेगा में 6 जीरो, और जीबी में 9 जीरो, और टेरा में 12 जीरो। तो इसके सिंबल हैं, ये आप याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं नीचे कि नीचे क्या है। तो डेसी होता है, डेस किलो के बाद बात करें तो मीटर भी किलो के बीच और डेसी के बीच आता है मीटर। मीटर जो कि 1 मीटर, जो इसको हम ले सकते हैं। इसके बाद डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, इस प्रकार से होते हैं। तो डेसी में ये जब उल्टे चलने लगते हैं तो पॉइंट में आते हैं, और जब पॉइंट हो जाता है शुरुआत तो हो जाता है इधर माइनस। जब 0.1 पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं, जितने बाद अंक होते हैं तो 10 की पावर उतने ही माइनस लग जाता है। पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 10 की पावर 1 माइनस, और इसे डेसी को हम डी से, और जो स्मॉल डी होता है उससे डिनोट करते हैं। सेंटी को पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 10 की पावर माइनस के 2, और इसे सी से डिनोट करते हैं। मिली को 0 जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 3 अंक के बाद 1 है, तो इस प्रकार से 10 की पावर -3 लग जाता है। इसे हम स्मॉल एम जो है उससे डिनोट करते हैं। इसके बाद माइक्रो है, डेजी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। डेजी, सेंटी, मिली, माइक्रो और नैनो, पीको। और ऊपर यदि बात करें किलो से, किलो जैसे याद करते हैं के बी, एम बी, जी बी, टी वी, के बी, एम बी, जी बी, टी वी, इस प्रकार से भी याद करते हैं। जैसे के बी के बाद होता है के बी की जो 1024 के बी में बनता है 1 एम बी, 1 एम बी जो होती है 1024 एम बी में 1 जी बी बनता है, 1024 जी बी में 1 टी बी बनता है, मतलब टेराबाइट। तो इस प्रकार से के बी, एम बी, जी बी, टी वी, इस प्रकार से हम इसको भी याद कर सकते हैं। वो आपकी समझ के ऊपर आधारित है। यदि आपने इस प्रकार से याद करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरी ट्रिक आपको जो भी उचित लगे वो भी आप उससे भी याद कर सकते हैं। तो डेसी में हो जाता है 0.1 अर्थात 10 की पावर -1। सेंटी में 0.01 अर्थात 10 की पावर -2, और इसके बाद मिली में तो 0.001 अर्थात पॉइंट के बाद 3 अंक के साथ 1 है तो 10 की पावर -3। इसके बाद माइक्रो जो होता है, इसमें होते हैं 6, 3 जीरो इधर और इधर 3 अंक और हो जाते हैं, तो इसकी पावर 10 की पावर -6। इसको इस प्रकार से जो है इसका सिंबल है। और इसके बाद नैनो जो होता है पॉइंट के बाद 9 जीरो, मतलब 6 जीरो, और इसके बाद 3 अंक के बाद ये हो तो 9 हो जाते हैं, तो 10 की पावर 9, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। और पीको को तो 3 चौक 12 अंक हो जाते हैं, तो 10 की पावर -12। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल आप एक आइडिया के रूप में भी ले सकते हैं। हालांकि जो ऊपर हमने पढ़े हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमने जितने भी मात्रक पढ़े थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसे रडार है क्या होता है, या सोनार क्या होता है, तो मतलब जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं यूनिट वाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आया तो बहुत ही अच्छी बात है, और इसको लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम जो संविधान है इससे भी महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न होंगे उनको हम पढ़ने वाले हैं, और विज्ञान से संबंधित भी हम वीडियो बारी बारी से लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल से जुड़े रहिए।